क्या किसी ने आपसे कभी ये कहा है कि आप बेवकूफ हैं, या आप तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते? तो एक बात याद रखिए, जो भी ऐसा कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्हें अपने बारे में ही जानकारी नहीं है तो वो आपके बारे में कैसे बता सकते हैं। जी हाँ, आज की समरी कुछ इसी बारे में ही है। ज्यादातर लोग इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि आईक्यू के बेसिस पर ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना काबिल है या कौन कितना नहीं है, जबकि कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे कि एग्जाम या आईक्यू टेस्ट से इंटेलिजेंस को नापा नहीं जा सकता। आज की बुक समरी है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च प्रोफेसर हैं। अब तक वो 30 किताबें लिख चुके हैं। गार्डनर ने अपने काम के लिए बहुत से अवार्ड जीते हैं। वे द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बताया था, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी। हार्वर्ड कहते हैं कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है, जैसे लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक और पर्सनल इंटेलिजेंस। आपके पास शायद इनमें से एक या एक से ज्यादा हो सकती है। आप बेवकूफ नहीं हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप अपने तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं, और ये समरी इस बात को साबित करती है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, फ्रेम्स ऑफ माइंड बाय हार्वर्ड गार्डनर। इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी ने लोगों को परखने और अलग अलग रैंक पर रखने के लिए बनाया है, लेकिन ये अलग अलग तरह के बैकग्राउंड और कल्चर से आए हुए लोगों की कैपेबिलिटी को पहचानने में फेल हो जाता है। ये समरी आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में बताएगी। सोसाइटी के बनाए गए स्टैंडर्ड्स के उल्टा आप लोगों में पाए जाने वाली अलग अलग कॉम्पिटेंसी के बारे में जानेंगे, जो लगभग हर इंसान में मौजूद होती है। इस बुक में ऑथर ने इंटेलिजेंस के कई टाइप्स के बारे में बताया है। यह है लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक और पर्सनल इंटेलिजेंस। इनमें से हर एक अपने आप में बहुत अच्छा है। आइए खुद के और अपनी इंटेलिजेंस टाइप के बारे में और ज्यादा जानें। ये समरी आपको खुद की डिस्कवरी की तरफ गाइड करेगी। तो इस डीप लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द आइडिया ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सोसाइटी ने लोगों को यह यकीन दिला दिया है कि आसान सवालों के जरिए लोगों के इंटेलिजेंस को परखा जा सकता है। ये सवाल सिर्फ कुछ तरह के लोगों और बैकग्राउंड के हिसाब से होते हैं। द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट, जिसे आमतौर पर आईक्यू टेस्ट के नाम से जाना जाता है, यह सबसे पहला टूल है जिसका इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस किसी की ओवरऑल इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। एक इंसान का आईक्यू स्कोर उनकी जिंदगी का खास हिस्सा बन जाता है। सोसाइटी में उन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस बात पर उनके आईक्यू रिजल्ट से बहुत फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा आपका आईक्यू होगा, आपको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। जिन लोगों का स्कोर कम होता है उन्हें फेलियर माना जाता है और सोसाइटी उन्हें नीचा दिखाती है। सालों से बहुत से ऑब्जर्वर्स ने यह नोटिस किया है कि ये टेस्ट इतना भरोसेमंद नहीं है जितना शुरू में लगता था। आईक्यू टेस्ट बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड है और ये एक इंसान के सही पोटेंशियल को नहीं पहचान पाता। आईक्यू टेस्ट के जरिए इंस्टीट्यूशंस लोगों को आम सवालों से एसेस करती है, जो उनके इंटेलिजेंस के सभी पहलुओं को पूरी तरह कवर नहीं करता। कुछ लोग मानते हैं कि माइंड एक सिंगुलर पीस है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पढ़ाई के जरिए डेवलप किया जाए, बल्कि ये जन्म से ही मिलती है। उनका मानना है कि लोग एक अमाउंट में इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं और उन्हें उसके हिसाब से रैंक देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा मानते हैं। उनका मानना है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं। कई सालों से इंसान के दिमाग और उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में कई थ्योरीज आई हैं। ये समरी इस बात पर जोर देती है कि इंसान का दिमाग अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस से बना है, या फिर जैसा ऑथर कहते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड से बना है। ये समरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में अपनी सोच सामने रखती है। एक इंसान के अंदर कई तरह की काबिलियत होती है जिससे वो लाइफ में बहुत सी चीजें पा सकता है। ये समरी बताती है कि ये इंटेलिजेंस एक दूसरे से अलग होती है और कुछ फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। इन फैक्टर्स में उस इंसान का कल्चर, बैकग्राउंड, बिलीफ्स, एनवायरनमेंट और लाइफ में उसकी जो पोजीशन है वो शामिल होते हैं। हर एक इंटेलिजेंस की काबिलियत को रोज की जिंदगी के जरिए देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक रिसर्चर इसका पता लगा सकता है। चलिए सोफिया की सिचुएशन को देखते हैं। जब वो छोटी थी तभी से उन्हें इंटेलिजेंट माना जाता था। सोफिया के आईक्यू स्कोर हाई थे, जिसकी वजह से उन्हें कई मौके मिले। वो अपने स्कूल में भी लगातार एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं, लेकिन उन्हें लोगों से घुलना मिलना नहीं आता था और उनमें कोई भी म्यूजिकल टैलेंट नहीं थे। इसके बावजूद भी सोसाइटी के हिसाब से सोफिया एक इंटेलिजेंट लड़की थी। बेन सोफिया से बिल्कुल अपोजिट है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। बहुत ही कम उम्र में बेन के इंटेलिजेंट पेरेंट्स उससे निराश हो गए थे जब उसका आईक्यू स्कोर कम आया था। इससे बेन और उसकी काबिलियत को लेकर उनके नजरिए पर असर पड़ा। बहुत से लोगों ने उस पर शक किया और यहाँ तक ये सवाल भी उठाया कि वो जिंदगी में कभी कुछ अचीव कर पाएगा या नहीं। बेन को भले ही पढ़ाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था,
पर वो म्यूजिक में बहुत ही टैलेंटेड था। वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था और गाने कंपोज कर सकता था। बेन अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा फ्रेंडली लोगों में से एक था, लेकिन सोसाइटी ने उसके कम आईक्यू स्कोर की वजह से पहले ही उसे फेलियर मान लिया था। सोफिया और बेन दोनों ही अलग अलग चीजों में बराबर टैलेंटेड और गिफ्टेड थे, लेकिन सोसाइटी सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करती है, जो कि है पढ़ाई में इंटेलिजेंस। सोफिया के पास बहुत से मौके थे और आगे एक ब्राइट फ्यूचर भी। वहीं बेन को सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आइए नेक्स्ट चैप्टर से समझते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बस एक शब्द है जो सोसाइटी द्वारा ये एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग कैसे नॉलेज और स्किल हासिल करते हैं। इंटेलिजेंस के लिए सोसाइटी की डेफिनेशन की वजह से लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसे इंस्टीट्यूशंस आसानी से नाप सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एक ऐसा ख्याली और शक से भरा हुआ कॉन्सेप्ट है जो शायद एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। ये ऐसा न मापा जा सकने वाला आइडिया है जिसका कोई मकसद और कोई मतलब नहीं है। हाल ही में की गई स्टडीज से पता चला है कि इंसान के दिमाग में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग एरिया जिम्मेदार होते हैं। दिमाग के ये इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंसान के ओवरऑल इंटेलिजेंस को मैनेज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इंटेलिजेंस की लिस्ट को पहचानेंगे कैसे? साइंस हमेशा से ट्रायल और एरर मेथड फॉलो करता रहा है। लगातार मिलते जाने वाले नए सबूतों की वजह से मास्टर इंटेलिजेंस की एक डिफाइंड लिस्ट बनाना नामुमकिन है। इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी करना हमेशा चलते रहने वाला प्रोजेक्ट ही रहेगा, जिसमें हजारों रिवीजन होंगे और कोई भी सही जवाब नहीं होगा। अगर गोल दिमाग के पूरे रेंज और पोटेंशियल का पता लगाना है तो ऐसा रिसर्च कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी सिर्फ एक तरह के इंटेलिजेंस पर फोकस करें तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद शायद आपको आपके सवालों के कुछ जवाब मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि किसी चीज को इंटेलिजेंस का नाम देने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए? इंटेलिजेंस का यूनिवर्सल होना जरूरी है। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर और रेस से आए लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एबिलिटीज का एक बड़ा सेट शामिल होना चाहिए। कुछ काबिलियत को नाम देने के बाद हम क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। इन एबिलिटीज को इंटेलिजेंस का नाम देने के लिए हम जरूरी क्राइटेरिया को कैसे तय कर सकते हैं? लिस्ट को सबसे आम तरह के इंटेलिजेंस के फिल्टर करने के लिए क्राइटेरिया काफी क्लियर होना चाहिए। यहाँ ऑथर ने इंटेलिजेंस के 8 साइन बताए हैं। पहला, दिमागी चोट से अलगाव। दूसरा, अनोखी एबिलिटीज का होना। तीसरा, ऐसी कोर एबिलिटीज का होना जिन्हें पहचाना जा सके। चौथा, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। पांचवा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। छठा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट से मिला बैकग्राउंड। सातवां, साइकोमेट्रिक रिजल्ट से मिले सबूत। और आठवां, राइटिंग सिस्टम में एनकोड हो सकने की एबिलिटी। अगर ऐसे सवालों के जवाब देना मुश्किल है तो फिर कोई इंटेलिजेंस को क्यों पढ़ना चाहेगा? वैसे जवाब आसान है। ये मौजूदा तरीकों की तुलना में लोगों को एसेस करने के लिए एक बेहतर टेक्निक की जरूरत के कारण है। साबित किया जा चुका है कि आईक्यू टेस्ट इंसान के सही पोटेंशियल को नहीं पहचान सकता। उसके आम सवाल उन दूसरी काबिलियत को पहचानने में फेल हो जाते हैं जो एक इंसान में हो सकती है। चलिए एक एचआर मैनेजर डेव के हायरिंग प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। डेव लोगों को उनके आईक्यू स्कोर और कॉलेज में मिलने वाले मार्क्स के हिसाब से हायर करते हैं। इस तरीके के जरिए डेव ने कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन वो एम्प्लॉइज दूसरे वर्कर्स के साथ बातचीत करने में और मिलने जुलने में अच्छे नहीं थे। वो खुद फैसले भी नहीं ले पाते थे। दूसरी तरफ कायल एक दूसरी कंपनी के हायरिंग मैनेजर हैं। ये पक्का करने के लिए कि वे सही जगह फिट हों, वो लोगों को उनकी एबिलिटीज के अलग अलग टेस्ट के जरिए परखते हैं। कायल सिर्फ लोगों की पढ़ाई में स्किल्स पर फोकस नहीं करते थे, बल्कि बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देते थे। उनके हायरिंग के तरीके की वजह से उनकी कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और वहां प्रॉब्लम भी कम होती थी। इस एग्जाम्पल के जरिए हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड से बाहर सोचने के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आईक्यू टेस्ट किसी इंसान की पूरी काबिलियत को नहीं बता सकता। अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस को एसेस करके दुनिया के सभी लोग अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लोग अपने थॉट्स और इमोशंस को बताने के लिए लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होते हैं। बचपन से ही बच्चे एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। दुनिया को समझने के लिए लैंग्वेज एक जरूरी टूल है। लैंग्वेज एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसमें शब्द, एक्शन और कोई भी ऐसी चीज आती है जिसे कोई किसी दूसरे इंसान से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बोल सकते हैं, बल्कि ये उनके लिए भी है जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या पढ़े लिखे नहीं हैं और हैंडीकैप्ड हैं, जिनके लिए हम सम्मान से दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा स्टडी की गई इंटेलिजेंस में से एक है। ये दुनिया के हर कोने में सबसे ज्यादा फैली हुई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली काबिलियत है।
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बाकी सभी इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के जरिए इंसान एक जैसे मीनिंग वाले शब्दों को आपस में बदल सकता है, एक शब्द को उसके असली मीनिंग से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकता है और सेमांटिक्स, फोनोलॉजी और ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है। नोम चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में और भी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन शेयर की है। उन्होंने इसे एक इनेट नॉलेज की तरह पहचाना है जो जन्म के साथ ही आपके पास होती है। ये एक बच्चे की लिंग्विस्टिक एबिलिटी के डेवलपमेंट के जरिए से देखा जाता है। जन्म से ही बच्चे अपने इमोशंस को बता पाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा रोना पेरेंट्स को ये बता देता है कि कुछ तो गलत है। एक स्माइल हल्की सी हंसी या खुशी को कम्युनिकेट करती है। कुछ महीनों के बाद बच्चों की लिंग्विस्टिक नॉलेज डेवलप होने लगती है। वो आसान शब्द बोल पाते हैं जैसे कि डाडा या मामा। कुछ और महीनों बाद वो छोटा बच्चा साफ शब्द या फ्रेजेस बोलने लगता है। कुछ सालों बाद वो ठीक से बोलने लगता है और सेंटेंस बना पाता है। इस वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के लिए दिमाग में कुछ खास जगहें होती हैं। इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ ऐसी जगह होती है जो सिर्फ भाषा को प्रोसेस करने के लिए होती है। ये एरिया आपके जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं। हाल ही में की गई स्टडीज ने उनका नाम ब्रोकाज एरिया या रेक्नेक्स एरिया बताया है। दूसरा साइन जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के केस को मजबूत करता है वो है इंसान की खुद की भाषा पर सवाल करने की काबिलियत। इसे मेटालिंग्विस्टिक एनालिसिस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जब आप किसी से साफ साफ कहने को कहते हैं, आपने हाँ बोला या ना, ये शब्द बोलने वाले के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाता है। फिर स्पीकर अपने इस्तेमाल किए हुए शब्द के बारे में सोचता है। हर इंसान की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दूसरे से अलग होती है। कुछ इस एरिया में कमजोर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक एवरेज इंसान और एक पोएट। पोएट्स यानी कवियों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक एवरेज इंसान के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। ये चीज जन्म से मिली नॉलेज की वजह से हो सकती है, सीखने में बिताए गए सालों की वजह से हो सकती है या फिर दोनों की वजह से हो सकती है। पोएट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो इंटेलिजेंस के रूप में इसके क्लासिफिकेशन को और भी ज्यादा मजबूत करता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बच्चों में सबसे जल्दी आने वाली काबिलियत में से एक है। सिर्फ 2 महीने की उम्र में भी साइन दिखाने की वजह से म्यूजिकल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं। ये क्यों होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई सॉलिड सबूत नहीं है, लेकिन म्यूजिकल इंटेलिजेंस की स्टडी लोगों को शायद उसके बैकग्राउंड और इंसान के दिमाग से उसके रिलेशन को समझने में मदद कर सकती है। म्यूजिक एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे हर इंसान पहचान सकता है। इस वजह से इसे इंटेलिजेंस की तरह पहचाना जाता है। बैकग्राउंड प्रोफाइल या एनवायरनमेंट की परवाह किए बिना ये हर इंसान के लिए अवेलेबल है। म्यूजिक सुनने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, लेकिन इससे वो लोग म्यूजिक को एंजॉय करने से अलग नहीं होते जो ठीक से सुन नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते वो आवाजों की वाइब्रेशन को महसूस करके म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। जीन बैम्बर्गर एक म्यूजिशियन और एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने म्यूजिक को समझने के 2 तरीके बताए हैं। पहला है फिगरल अप्रोच और दूसरा है फॉर्मल मोड अप्रोच। फिगरल अप्रोच समझने का ज्यादा जनरल तरीका है। ये वो तरीका है जिससे एक एवरेज इंसान म्यूजिक और आवाज को समझता है। वहीं फॉर्मल मोड अप्रोच के लिए म्यूजिक की गहरी समझ जरूरी है। इसके लिए खास कॉन्सेप्ट के नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि रिदमिक पैटर्न, मेट्रिकल बैकग्राउंड और टाइम सिग्नेचर। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो है इस म्यूजिकल टैलेंट का सोर्स। ये सब जानते हैं कि किसी भी बैकग्राउंड से आए हुए लोग म्यूजिकल प्रोडिगी यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इसे हम उन म्यूजिकल प्रोडिगी के जरिए समझ सकते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं या मेंटली चैलेंज्ड हैं। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं। एक कमरे में 3 बच्चे हैं जिनमें म्यूजिकल टैलेंट है। उनमें से एक बच्चा कोई भी तार वाले इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है और जो भी म्यूजिक वो सुनता है उसे पहली बार में ही कॉपी कर सकता है। दूसरा बच्चा बहुत ही अच्छे टैलेंट और एक्यूरेसी के साथ वायलिन बजा सकता है और आखिरी बच्चा खुद गाना कंपोज कर सकता है। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि इन बच्चों के पास जो टैलेंट है वो उनकी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। उनमें से कोई एक किसी म्यूजिकल फैमिली से हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि तब से प्रैक्टिस कर रहा हो जब वो 2 साल का था, और आखिरी वाला मेंटली चैलेंज्ड बच्चा हो सकता है जिसके जिंदा बचे रहने का तरीका सिर्फ म्यूजिक हो। इस सिचुएशन से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस जन्म के साथ ही मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को ये खूबी नेचुरली गिफ्ट में मिली होती है और उनके पास मौका होता है अपने स्किल्स को और बेहतर करने का। कंपोजर्स ऐसे स्किल वाले लोगों के एग्जाम्पल हैं जो कहते हैं कि कंपोज करना उनके अंदर से नेचुरली आता है। उनके लिए कंपोज करना सांस लेने की तरह है।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस की खासियत यह है कि ये किसी में भी मौजूद हो सकता है। बताए गए एग्जाम्पल के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है जो दूसरी काबिलियत पर डिपेंड नहीं करता। एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का होना इस बात को बताता है कि भले ही उसमें बाकी काबिलियत में कमी हो, उससे म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट बचपन से ही होता है। बच्चे पहले कुछ महीनों में अपनी माँ की आवाज, मेलोडी और वॉल्यूम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनकी म्यूजिकल जर्नी 2 से 5 साल की उम्र के बीच और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है जब वे गाने सुनते हैं और बातचीत में अपने टोन और इंटरवल को यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स नॉलेज का एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फील्ड है। नंबर्स, अलजेब्रा और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि वे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। मैथ्स कितना एडवांस है कि आप सिर्फ बहुत स्टडी करके ही समझ सकते हैं। नंबर्स, वेरिएबल्स और फंक्शन जैसी चीजों के बारे में सोचने के लिए आपको सोच के एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसके एब्स्ट्रैक्ट होने का लेवल और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। पर कई लोग इस बढ़ते हुए एब्स्ट्रैक्शन के स्टेप्स को चढ़ चुके हैं और मैथमेटिक्स के फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुके हैं। आप पहले एक बच्चे की ग्रोथ में इसकी डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जमीन पर पड़ी कुछ चीजों के सेट पर एक बच्चे का ध्यान गया। फिर वो बच्चा उन चीजों को गिनने लगता है और पूरे 10 पीस ढूंढ लेता है। वो फिर से उन चीजों को टेस्ट करना चाहता है और नापना चाहता है, पर अलग ऑर्डर में। फिर 10 ही चीजें थी। जब तक वो हर एक चीज को एक ही बार गिनेगा तब तक रिजल्ट में सेम नंबर ही आएगा। फिर बच्चे के दिमाग में इन चीजों से खेलने के बाद नंबर्स कैसे काम करते हैं ये समझ में आएगा। उस बच्चे ने नंबर्स के फंडामेंटल को समझकर डेवलप कर लिया है और अपने लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल किया है। इस तरह ही इंटेलिजेंस आपके आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करने से शुरू होती है और तब तक प्रोग्रेस करती है जब तक आपकी नॉलेज लॉजिक पर बेस्ड न हो जाए। उन चीजों का नंबर सेम था क्योंकि उस सेट में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो रेगुलर नंबर सिस्टम क्वांटिटी को सही से नापना और मेंटल ऑपरेशन करना सीखेगा। जैसे ही वो स्कूल जाएगा, उस बच्चे का सामना लंबे मैथमेटिकल स्टेटमेंट से होगा। मैथमेटिक्स की ऊपरी ब्रांच सिंबल्स कुछ केसेस में शब्दों में रिलेशंस, फंक्शंस और दूसरे ऑपरेशन से डील करती है। रीजनिंग के प्रोसेस में ये चेन आमतौर पर टीनेज के दौरान सीखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक एक्सेप्शन रहेगा। गिफ्टेड बच्चों में बहुत कम उम्र में ही एडवांस मैथमेटिक्स और रीजनिंग की समझ आ जाती है। ऐसा होने से एक मैथमेटिशियन दुनिया में चीजों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल सिस्टम की तरफ जाता है, जिसका रिश्ता ऑब्जर्वेशन की जगह लॉजिक पर बेस्ड हो जाता है। इसीलिए लॉजिक और मैथ्स के बीच के अंतर को समझाया जा सकता है। लॉजिक तर्क, दावे और स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, वहीं मैथ्स में नॉन लिंग्विस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट शामिल है। जॉन एक आम लड़का था। बड़े होते हुए उसे कार और लीगो ब्रिक से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा तब सब कुछ बदल गया। उसके टीचर जॉन की एडवांस्ड मैथ की एबिलिटी देखकर चौंक गए थे। जॉन प्राइमरी स्कूल में ही ऑपरेशंस और अलजेब्रा कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नंबर के कॉन्सेप्ट में बहुत इंटरेस्ट था और वो घर में उसके बारे में पढ़ता था। उसके उम्र के बच्चों के हिसाब से उसकी स्किल्स और एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। काउंटिंग करना और 2 डिजिट वाले नंबर्स को जोड़ना जैसे बेसिक ऑपरेशंस उसके लिए बहुत ही मामूली थे। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन ऐसे स्कूल में करा दिया जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए था। उसकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसे हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के मैथमेटिकल स्टेटमेंट और ऑपरेशंस करने को मिलते थे। जॉन को इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता था और जब जॉन बड़ा हुआ वो एक मैथमेटिशियन ही बना। इसलिए अगर आप मैथ्स में या किसी भी दूसरी स्किल में बहुत अच्छे हैं तो आपको किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां आपकी स्किल बढ़ सके। अगर आपका माहौल आप पर पाबंदी लगाएगा तो आप अपने पूरे पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है स्पेशल इंटेलिजेंस। एक इमेज के बारे में सोचें। ये कोई कुर्सी, शेप या सीन हो सकता है। इस इमेज को हॉरिजॉन्टली यानी कि लेटा हुआ और वर्टिकली यानी कि सीधा रोटेट करें। अब अपने दिमाग में 2 × 2 × 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इसके लिए पेन और पेपर या कैलकुलेटर का इस्तेमाल न करें। क्या इस काम को करना आसान था? अगर आप इसे बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेशल इंटेलिजेंस है। आपके पास मन में एक इमेज को रोटेट करने की और इसे दूसरे डायमेंशन में देखने की या किसी काम को मन में करने की स्किल है। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अगर किसी चीज को दूसरे एंगल या डायमेंशन में दिखाया जाए तब भी आप उसे पहचान सकते हैं। आप उस इमेज को अपने दिमाग में बदल सकते हैं या मूव कर सकते हैं। आप उसे दूसरे एंगल से देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं।
अगर उस चीज को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या होगा? आप किसी चेस गेम में अगला स्टेप सोच सकते हैं या फिर अपने दिमाग में किसी पजल के पीस को सेट कर सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस आपको रिजल्ट या फिर पूरा पजल कैसा होगा ये सोचने देता है। जब पूरे पीस कंप्लीट भी नहीं होते तब भी आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इस बात से आपके ज्यादातर थॉट्स और नजरिए बनते हैं। आपके मेन रीजनिंग फीचर्स आपके माहौल के एक्सपीरियंस से आते हैं। आप कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके सोचने के तरीके को आकार देता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि थॉट का प्राइमरी सोर्स स्पेशल एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। ये बोलना सही होगा कि स्पेशल इंटेलिजेंस आपके विजुअल ऑब्जर्वेशन या दुनिया को देखने के तरीके पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पर स्पेशल इंटेलिजेंस विजुअल सेंस या बिना देखे भी काम कर सकता है। ये बताता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनमें अपने दूसरे सेंसरी स्किल्स की मदद से स्पेशल इंटेलिजेंस हो सकता है। एक नेत्रहीन इंसान किसी चीज को छूकर, सेंस कर या सुनकर अपने दिमाग में किसी इमेज या किसी चीज के लिए नजरिया बना सकता है। बातों के जरिए एक नेत्रहीन व्यक्ति दिमाग में अपना खुद का एक इमेज बना सकता है। किसी चीज के फीचर्स को बताकर आप उसे अपने दिमाग में डाल सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। काल 3 साल का बच्चा है जो जन्म से देख नहीं सकता। वो आसपास घूमने फिरने के लिए अपने स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। एक स्टडी के दौरान उसे 2 चीजों को छूने के लिए कहा गया, जिन्हें रूम के अपोजिट साइड पर रखा गया था। उन चीजों को एक बार छूने के बाद और उनके बीच की दूरी को तय करने के बाद काल उन दोनों के बीच में चक्कर लगाने में और उन चीजों के बीच की दूरी को पहचानने में कामयाब रहा। यह अचीवमेंट इस बात को बताता है कि कैसे एक इंसान अपने देखने के सेंस पर डिपेंड किए बिना भी स्पेशल इमेज को पहचान सकता है। इसीलिए गुम होने से बचने के लिए एक इंसान के पास शार्प स्पेशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जापान के टोक्यो में घूम रहे हैं। पूरे शहर में घूमने और फिर वापस होटल तक जाने के लिए आपको अपने स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत है। शार्प स्पेशल इंटेलिजेंस का एक और मैनिफेस्टेशन एवरेज से कम आईक्यू वाले लोगों में देखा गया है। कई आर्टिस्ट जिन्हें पागल या सनकी माना जाता है, वे अपने आर्ट को बहुत ही ज्यादा दाम पर बेचते हैं। चलिए नाडिया के केस को देखते हैं, जिसे ऑटिज्म है फिर भी वो अपने स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ड्रॉ कर सकती है। 5 साल की उम्र में वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ड्राइंग कर सकती थी। उसकी ड्राइंग सुंदर और एक्यूरेट होती है। नाडिया के पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। वो ऐसी चीजों को भी ड्रॉ कर सकती है जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा है। वो उसके शेप, साइज और लाइंस को याद कर सकती है। कभी कभी नाडिया पेपर के एक तरफ से ड्राइंग करना शुरू करती है और अचानक दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाती है। फिर भी उसकी ड्राइंग पूरी होकर एक हो जाती है और सही फॉर्म में होती है। वो सिंपल वर्जन ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि वो उस चीज की या उस सीन के हर एक डिटेल को शामिल करने पर ध्यान देती है। स्पेशल स्किल्स के कई इस्तेमाल होने के कारण अलग अलग कल्चर के लोग जीने के तरीकों में इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। एस्किमोज जो कि आर्कटिक में रहते हैं, उन्हें अपने आसपास जाने में दिक्कत होती है। उन्हें बहुत ज्यादा बर्फ के बीच अपना रास्ता ढूंढना होता है। ऐसा कहा जाता था कि एस्किमोस टेक्स्ट को उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं। वे मुश्किल फिगर्स को भी अलग अलग एंगल से बना सकते हैं। एस्किमो बच्चों में बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज पाई गई है। दूसरा कल्चर जो स्पेशल इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस देता है वो है कैरोलाइन आइलैंड के पुलवत लोग। उनके रास्ता ढूंढने का तरीका तारों के अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रैवल करने के लिए वे आसमान में कुछ खास तारों के उगने और डूबने को स्टडी करते हैं। वो पानी के रंग, हवा के डायरेक्शन और किस तरह की लहरें उठ रही हैं इस पर भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस टाइप है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप अपने शरीर को एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स और आप इंसान के तौर पर कौन हैं वो सभी चीजें होती हैं। यह आपको अलग अलग काम करने में और दूसरे लोगों से मिलने जुलने देता है। डांस करना, एक्टिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना और कुछ इवेंट करना, ये बस कुछ चीजें हैं जो आप अपने शरीर से कर सकते हैं। आप अपने शरीर को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस तरह आप अपने शरीर के मूवमेंट को ट्रेन और कंट्रोल करते हैं। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो आपको रिदमिक बॉडी मूवमेंट सीखने की जरूरत है। म्यूजिक के जरिए आप ऑडियंस को अपने इमोशंस बता सकते हैं। अगर आप एक्ट करने जा रहे हैं तो आपको उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करने के लिए सीन को ठीक से स्टडी करने की जरूरत है। वहीं स्पोर्ट्स खेलने के लिए ताकत, सहन करने के लिए शक्ति और फुर्ती पाने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एथलीट्स अपने गेम के बारे में स्टडी करते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जहां वकील अपना समय पढ़ने में बिताते हैं, एथलीट इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स पाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। इन्वेंटर्स को मशीनों से काम करवाने के लिए उन्हें समझने की जरूरत होती है। उसे ऑपरेट किए बिना वो चीज वैसी ही पड़ी रहेगी। ऐसे ही कुछ इन्वेंट करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेना ही सब कुछ नहीं होता है। सक्सेस को पाने के लिए आपको फोर्स लगाने और अपने शरीर का इस्तेमाल करने की जरूरत है।
बॉडी के इन सभी फंक्शन में लोग अपनी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। आप अपने शरीर और खुद से किए जाने वाले मूवमेंट्स को तब तक मास्टर करते हैं जब तक आप ट्रेनिंग से उसे रिफ्लेक्स न बना लें। आपका दिमाग और आपकी बॉडी में तालमेल होना चाहिए। अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दिमाग को ऐसे सिग्नल्स भेजने की जरूरत है जो बॉडी ठीक से रिसीव कर सके। जिन लोगों के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वे अपनी बॉडी से बहुत जल्दी और अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। सही एक्शन और सही समय पर सही चीज करने के लिए आपको अपनी बॉडी और माइंड को सुनने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए सर्जन्स को लीजिए, वो सीधा तुरंत एक्शन नहीं लेते। एक सर्जन ऑपरेशन कैसे करना है इस बारे में अपने थॉट्स को सुनते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस सालों तक अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करने से आती है। उनकी सालों की सर्जरी प्रैक्टिस ने उन्हें सिखाया है कि जब पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर अलग तरीके से रिएक्ट करता है तब उनका रिफ्लेक्स उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए भले ही सोसाइटी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को ज्यादा वैल्यू न दे, यह आपकी जिंदगी के मामूली और जरूरी समय पर अपनी अहमियत को दिखा ही देती है। रास्ता क्रॉस करते समय, फर्नीचर बनाते समय, कपड़े सिलते समय या काम पर कुछ टास्क करते समय हर जगह बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। यह आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। खतरे से बचने के लिए आपको इस पर काम करने की जरूरत है। कभी कभी लापरवाह होना खतरनाक हो सकता है। फुटपाथ पर चलते हुए फिसल जाने से हो सकता है कि आपकी हड्डी टूट जाए या आपको किसी गाड़ी से ठोकर लग जाए। इसीलिए अपने बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की वैल्यू करना बाकी इंटेलिजेंस जिसमें दिमाग का बहुत इस्तेमाल होता है उनकी वैल्यू करने जितना ही जरूरी है। याद रखें कि आपकी बॉडी सिर्फ इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने का एक टूल नहीं है। आपकी बॉडी आपका एक हिस्सा है जिसमें आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयां शामिल हैं। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी खुशी से यहाँ वहाँ मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी बॉडी यूनिक है और आप इसे कैसे ट्रीट करते हैं ये बात आपके थॉट और दूसरों के लिए आपके व्यवहार पर असर करता है। नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है द पर्सनल इंटेलिजेंसेस। क्या आपको खुद की अच्छी समझ है? क्या आप सच में खुद को जानते हैं? और आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं? सिगमंड फ्रेड ने हर इंसान को दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग यानी कि इंडिविजुअल्स के तौर पर एक ह्यूमन सेल्फ पर ध्यान दिया है। इंसान के दिमाग की डेवलपमेंट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही आपकी इंडिविजुअलिटी या व्यक्तित्व को बनाती है। फ्रेड के मुताबिक दूसरों के साथ आपके रिश्ते अपने खुद के प्रॉब्लम्स को समझने और सोसाइटी आपको कैसे देखती है ये जानने का सिर्फ एक टूल है। फ्रेड लोगों के अपने खुद के बारे में नॉलेज को ज्यादा जानना चाहते थे। वहीं विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक इंसान के सोशल नेचर पर ध्यान देते थे। उनके मुताबिक दूसरों के साथ आपका एक्सपीरियंस आपकी इंडिविजुअलिटी को शेप देता है। हर इंसान जिससे आप मिलते हैं उसका आप पर कुछ न कुछ असर पड़ता है और इससे आप वो बनते हैं जो आज आप हैं। जेम्स ने इस आइडिया पर जोर दिया है कि दूसरों के साथ आपके रिश्ते सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं होते हैं, आपको कम्युनिटी की भी मदद करनी चाहिए। भले ही उनकी फिलॉसफी अलग है और फ्रेड और जेम्स दोनों ने ये माना है कि एक इंसान की एबिलिटी और पर्सनालिटी पर माहौल का असर पड़ता है। ये दोनों थ्योरीज पर्सनल इंटेलिजेंस को समझने में मदद करती हैं। पर्सनल इंटेलिजेंस आपकी खुद को जानने की, अपनी पर्सनालिटी को दूसरों से अलग करने की और दूसरों के साथ रिश्तों को समझने की एबिलिटी यानी कि काबिलियत है। ऑथर ने 2 तरीकों से पर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। पहला इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें खुद के बारे में सब कुछ जानना शामिल है। इसमें आपका एम्बिशन या इच्छाएं, मोटिवेशन, ताकत, खामियां, इमोशंस और थॉट्स आते हैं। यह आपको खुद से जुड़े रहने में और खुद को समझने में मदद करता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपको आपके इमोशंस को मैनेज करने में और अलग अलग सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। दूसरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें दूसरों को शार्पली ऑब्जर्व करना शामिल है। यह आपको दूसरे लोगों की फीलिंग्स, मोटिवेशन, बॉडी लैंग्वेज और इरादों के बारे में सेंसिटिव बनाता है। आप इस नॉलेज का इस्तेमाल अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनके मूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद के लिए कर सकते हैं। आप बचपन से अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जब आप बच्चे थे आपको ऐसा लगता था कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हैं। आपके इमोशंस और बॉडी के रिएक्शंस नेचुरल हैं जो आपको दूसरे से अलग महसूस करवाते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं। आपके रोने और हंसने पर आपके पेरेंट्स के रिएक्शन से आपने हमदर्दी और ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो सीखा था। ये आपको आपके इमोशंस को समझने और उसे नाम देने में मदद करते हैं। इसीलिए आपने खुद को समझना और अपने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना सीखा। जब आपकी जिंदगी में आपके बड़े आपको चीजें कैसे करनी है ये सिखाते हैं तब आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बनता है। आप स्कूल जाते हैं और अपने उम्र के बच्चों से मिलते जुलते हैं तब आप इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि वो आपको कैसे देखते हैं।
दोस्त बनाना स्कूल में आपके लिए सबसे जरूरी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं और अपने आप को और अच्छे से समझते हैं। रिश्ते आपके लिए इस बात पर बेस्ड नहीं होते कि उस इंसान के पास कितनी अच्छी चीजें हैं, बल्कि सही रिश्ते उस वैल्यू पर बेस्ड होते हैं जो वो आपकी जिंदगी में लाते हैं। भले ही आपने देखा कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कैसे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, आप उन्हें अलग अलग मास्टर कर सकते हैं। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी अभी तक जो भी पढ़ा और सुना उसे रिवाइज करने का। तो आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में जाना। सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड लोगों की इंटेलिजेंस को नापने के लिए काफी नहीं है। आईक्यू टेस्ट लोगों की अलग अलग एबिलिटी को असेस नहीं कर सकती है। इस समरी ने आपको बताया है कि कैसे एक इंसान पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में भी इंटेलिजेंट हो सकता है। आपने लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक और पर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में जाना। सिर्फ इसलिए कि आपका आईक्यू स्कोर कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लायक नहीं हैं। आप इनमें से एक या एक से ज्यादा इंटेलिजेंस में अच्छे हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप में कोई फिजिकल या डेवलपमेंटल कमी है। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को पहचान लेंगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं और सोसाइटी में एक जगह ढूंढ पाएंगे जहां आपको सक्सेस मिल पाएगी। आप यूनिक एबिलिटी वाले इंसान हैं, आप माने या ना माने, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसमें आप अच्छे होंगे। आपको सिर्फ उस चीज को ढूंढने की जरूरत है। शायद आप मैथ्स में अच्छे हों, या आप गाना गा सकते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। शायद आप पोएम या कहानियां लिख सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, या हो सकता है कि आप लोगों से डील करने में बहुत अच्छे हों। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, साइंटिस्ट, एथलीट या कुछ भी बन सकते हैं। आप अपने तरीके से इंटेलिजेंट हैं। अपनी एबिलिटीज पर गर्व महसूस करें, उन्हें अपनाएं, अपनी स्किल्स को डेवलप करें और एक मीनिंगफुल जिंदगी जिएं।